अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ भी जी सरकार देखा जाता है, आप सब लोगों को खुशामदीद। आज का हमारा एपिसोड बहुत ख़ास एपिसोड है और ये स्पेशल एपिसोड ना सिर्फ हमारे लिए, आप सब लोगों के लिए भी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने ख्वाहिश का इजहार किया और अल्लाह पाक ने बड़ी करीब होकर उनकी दुआ सुन ली। आज हमारे दरमियान जो हस्ती मौजूद है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उनके बारे में या उनकी तारीफ़ में या उनके हवाले से कोई भी बात कर सकूं। ही इज़ द ओनली लिविंग लेजेंड वी हैव, वन एंड ओनली मोहतरम नदीम बेग साहब जी। Sir, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. And sir, thank you very much for giving us this honor. Thank you so much for calling me here. और आपके होते हुए मैंने ये मुनासिब ही नहीं समझा कि मैं उस कुर्सी पे विराजमान हो सकूं। ये बिल्कुल आपके लिए ही बनी है। मैंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। आप मुस्तकिल यहीं बैठे, हम तो बल्कि हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ मुस्तकिल यही बैठे। सीरियसली सर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज का हमारा एपिसोड इस हवाले से भी सर स्पेशल है बिकॉज ये आज हमारे 200 एपिसोड मुकम्मल हो जाएंगे माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, और हमारा 200 जी हमारे लिए ये बाइस इज्जत है कि आप हमारे प्रोग्राम की जिन्नत बने हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। थोड़ा सा अपने बचपन के हवाले से और प्रिसाइसली बताइएगा। बचपन तो खैर मेरा कराची में गुजरा, क्योंकि पार्टीशन के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ आ गया था। छोटा था उस वक्त मैं। स्कूल कॉलेज मेरा कराची से हुआ। ओके। उसके बाद मेरा ढाका जाना हुआ, जहाँ से मैं फिल्म में आया, इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई वो ये कि क्या पाकिस्तानियों को नहीं था अंदाजा कि आप एक्टर बन सकते हैं जो ढाका वाया ढाका आप एंटर हुए फिल्म? पहले वो पाकिस्तानी था ना। अच्छा। ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट एंड वेस्ट, वो बाद में काट के उसको अलग कर दिया। अदरवाइज तो हमारा था वो। और मैं जब वहाँ गया, यहाँ से कराची से गया, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस फील्ड में मेरा आना होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। थोड़ा बहुत मुझे गाने का शौक था, तो स्कूल कॉलेज के में गाता था। हाँ जी। तो ढाका में मेरी रोबिन घोष साहब से मुलाकात हो गई, म्यूज़िक डायरेक्टर, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। हाँ जी। तो उनके साथ बैठ के मैं जो ट्यून्स बनाते रहते थे, तो मैं शौकिया में भी गुनगुनाता था, करता था। फिर वहाँ का एक टीवी प्रोग्राम मैंने किया। उन्होंने कहा कि जी नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम होगा, तो आपको एक उर्दू और एक बंगला। मैंने कहा उर्दू तो मैं गानों का बंगला नहीं आता। अच्छा, ओके। तो फिर वो रोमन इंग्लिश में बंगला लिख के मेरा वो चार्ट लगा देते थे, तो उसको देख के मैं गाता था। इस तरह से वो शुरू शौक था गाने वाने का शौक। तो उस प्रोग्राम में शायद वो ये रोबिन घोष साहब से मेरी मुलाकात हुई। और रोबिन साहब के साथ ही मैं एहतशाम साहब से भी मिलने चला, उनके साथ ही गया था। ओके। और इत्तेफाक की बात है कि रोबिन साहब को एक गाना रिकॉर्ड करना था, तो मैं सुनने के लिए चला गया स्टूडियो को, क्योंकि मुझे शौक था, म्यूजिक से लगाव था गाने का। मैं सुनने के लिए गया, तो एहतशाम साहब को शायद जिन साहब से वो गवा रहे थे, उनकी आवाज़ उनको नहीं पसंद आई। तो उनकी नज़र मुझ पे पड़ी, उन्होंने मुझे देखा था, रोबिन कहने तुम गाओ। मैंने कहा सर नहीं, मैं नहीं गा सकता, मेरी तो, मैं घबरा ही गया। मैंने कहा मैं क्यों सुनने आ गया। और वो फिरदौसी बेगम मेरे सामने खड़ी हुई थी। अब वो एक बड़ा नाम था, सिंगर थी। मैं हाँ, लिटरली मेरी टांगें काँप रही थी जब मैं उनके साथ वो गाना गाया। और वो गाना अजीम साहब उस फिल्म के हीरो थे, चकोरी के। अच्छा। उनके लिए मैंने वो गाना गाया, कहाँ हो तुमको ढूंढ। And that is 1966 if I'm not wrong. हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली 66 और 67। ओके, ऐसा ही। ओके। तो वो रोबिन, मैंने वो गाना गा दिया। बहरहाल जैसा भी हो गया, अजीम साहब के लिए वो गाना मैंने गाया। मैं खुश भी था कि गाना ही गले पड़ गया, चांस मिल गया गाने का। तो फिर मुझे एक दिन एहतशाम साहब ने कहा कि तुम मेरी फिल्म में एक्टिंग करो। मैंने कहा सर एक्टिंग तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया, ना मैं स्टेज पे आया हूँ, ना टीवी में आया हूँ। मुझे गाने का थोड़ा बहुत शौक़ है, तो आप मुझे गाने ही कर। कहने नहीं, मैं गाने का भी दूंगा, तुम काम करो। तो फिर मेरी नई जॉब थी जब मैं ढाका गया था। मैं अपने बॉस के पास गया, मैंने कहा सर वो मुझे एहतशाम साहब कह रहे कि आप फिल्म में काम करें, तो मेरी तो जॉब। उन्होंने, वो भी चूँकि ज़हीर रेहान एक बहुत क्रिएटिव डायरेक्टर थे, वो खुद भी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें मैं छुट्टी देता हूँ विद पे 1 महीने की।
मैंने कहा अच्छा चले देखते। तो फिर मैंने वो ये कैसी यू नो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाली बात है, बिल्कुल ठीक। तो फिर वो तो मैं चले गए। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था, एक्टिंग तो मैंने कभी की नहीं थी। अब बहरहाल कॉक्सेस बाज़ार वहाँ का बीच है, वहाँ पे शूटिंग करनी थी। हम वहाँ पहुँच गए, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। वाह। और वो मैंने जो सुबह शूटिंग जो करनी थी वो सीन लेके मैं रटता रहा, याद करता रहा कि मैं भूल ना जाऊँ। अब सुबह शूटिंग आई, वो लाइटिंग वाइटिंग हुई। मैंने पहले कभी फेस नहीं किया था कैमरा, तो मैंने चूँकि बहुत रट लिया था तो सारा सीन मैंने सही बोल दिया। तो मुझे कैमरामैन ने कहा कि भाई एक शॉट और दीजिए। मैंने कहा कि क्यों, मैंने तो सही बोला है, मैंने तो कोई गलती तो नहीं। कहने लगे आपने सब कुछ सही बोला है, लेकिन आपने जो कुछ बोला है मेरी फील्ड से बाहर जाकर बोला है। फ्रेम से बाहर जाके। हाँ, तो मैं फ्रेम से बाहर थे। तो मैंने कहा भाई फ्रेम क्या होता है मुझे नहीं पता, आप फॉलो कर ले या मुझे बता दे पहले। इस तरह से नौमान मेरा करियर शुरू हुआ। और वो फिल्म जब मुकम्मल हो के स्टूडियो में देखा, प्रेस शो था, तो मैं भी पीछे बैठ गया। मैंने अपने आप को पहले कभी देखा नहीं था। मैंने देखा तो मैंने दिल में सोचा कि खुदाया मुझे क्या ज़रूरत थी इसमें काम करने की। मेरे क्लास फेलोज देखेंगे, मेरी फैमिली वाले देखेंगे, मेरे दोस्त सारे। तो मैं पीछे से गया, जाके अपने कमरे में चादर ओढ़ के सो गया आराम से। मैंने कहा खामखा ये फिल्म। मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि वो पहली फिल्म चकोरी लोगों को इतनी पसंद आई। मैं सोच ही नहीं सकता था। जब मुझे लोग कहते थे हिट हो गए, मैंने कहा मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं हिट विट होनी है। कौन नदीम, कौन शबाना, तो शबाना थी मेरी हीरोइन पे। अच्छा, ओके। कौन जान। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे लगा कि हाँ ये तो हिट हो गई। तो इस तरह से मेरा करियर शुरू हुआ। अरे वाह वाह। और फिर उसके बाद अल्लाह का करम हुआ कि लोगों ने मुझे काफ़ी बर्दाश्त करना शुरू किया पर्दे पे। फिर देखते गए। एंड सर अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी फिल्म्स? एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली 250-300 फिल्में तो होगी मेरी फिल्में। और कितनी मुझे पूरा नंबर तो सही तौर पे। एंड अप्रॉक्सीमेटली 50 years मे बी मुझे। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा सर, मैं सुना वो आप क्रिकेट के ट्रायल भी देने गए थे। आई वॉन्टेड टू बी ए क्रिकेटर। मैं तो क्रिकेट ही खेलना चाहता था। बल्कि मेरा पहला लाहौर का जो टूर था, मैं सिंध मदरसे से क्रिकेट खेलने आया था लाहौर में, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो मैंने क्रिकेट में काफ़ी वक्त लगाया और ज़ाया भी किया है। और इवन ट्रॉफी के कैंप्स तक मैं पहुंचा था। अगर खेलता रहता तो शायद अब खेल कब का रिटायर भी हो चुका होता। बहरहाल वो रह गया, फिर इस लाइन में आ गया मैं। तो मगर आने के बाद भी मैं लाहौर जिमखाना से या अपनी टीम से खेला करता था। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की टीम थी, उस टीम से भी मैं खेला करता। अरे वाह वाह। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, स्पेशल एपिसोड ऑफ जी सरकार। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। तो सर इतने माशाल्लाह अदवार देखे आपने, और इट्स बीन ऑलमोस्ट नेवरदलेस 57 years नाउ। और कौन सा ऐसा अवार्ड है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से लेके जितने भी निगार अवार्ड एंड व्हाट्स नॉट अवार्ड, अल्लाह का करम है, लोगों की पसंद है, लोगों की दुआ है। और इतना अच्छा टाइम फिल्म इंडस्ट्री का आपने देखा है। अब तो खैर हसरत ही रहेगी लोगों को वो वाली चकाचौंध देख सकें जो चकाचौंध ये इन स्टूडियोज में हुआ करती थी। व्हाट डू यू थिंक सर, कैसा महसूस होता है? दुख होता है मुझे देख। और आप किसको बेसिकली कसूरवार ठहराते हैं ये जो 15-20 साल पहले एक डाउनफॉल आया है हमारी इंडस्ट्री में? कई वजूहत है नौमान। एक तो हमारा मुल्क कटा, आधा हो गया, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, तो बहुत बड़ी मार्केट प्रोड्यूसर्स की ख़त्म हो गई। वहाँ से भी काफ़ी बिजनेस मिला करता था इन लोगों को। उसके बाद और भी वजूहत हुई, उन लोगों ने आके फिल्में बनाई जिन्हें बनाना नहीं चाहिए था। जिस ज़माने में हम आए, हम लक्की थे कि हमें ऐसे डायरेक्टर्स मिले, ऐसे राइटर्स मिले, बिल्कुल ठीक, ऐसे पोइट्स मिले, ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स मिले, ऐसे पीछे आवाज़ें मेहदी हसन साहब की, रुदी साहब की, ये सब चीज़ों ने हमें आगे बढ़ाया। बिल्कुल, अगर ये लोग हमारे पीछे नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। बिल्कुल सही बात। ये पूरा एक टीम थी जो हमें पुश करती थी, राइटर से लेके, डायरेक्टर से लेके, एडिटर से ले, इवन मेरे लाइट बॉयज़,
इन सब का कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में है। वाह, बगैर इनके तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सही बात है, बेशक। तो इस तरह एक हुआ और बाद में फिर डिक्लाइन शुरू हुआ। तकलीफ तो होती थी देख के, और लेकिन बहरहाल इंडस्ट्री फिर होते होते तकरीबन ना बनने के बराबर ख़त्म ही हो गई थी। लेकिन अब थोड़ा सा आप मानते हैं सर ये जो रिवाइवल ऑफ सिनेमा की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे सीरियस प्रोड्यूसर्स भी जंप इन कर रहे हैं, कुछ अच्छे डायरेक्टर्स टेलीविजन से उठ के डायरेक्शन भी कर रहे हैं फिल्मों की, डू यू थिंक सो कि हम रिवाइव कर जाएंगे सर? नोमान रिवाइव करना इतना आसान नहीं है। कर जाएंगे लेकिन इट विल टेक टाइम। मतलब ये कि अभी इसकी कई वजूहात है। फिल्में जो बनती थी वो लाखों में बनती थी, अब फिल्में करोड़ों में बनती हैं। तो वो भी बहुत फर्क पड़ा। मार्केट छोटा हो गया और प्राइस है फिल्म की वो ऊपर चली गई। तो इस वजह से भी बहुत से प्रोड्यूसर्स शाई होकर निकल गए, छोड़ दिया उन्होंने बनाना, क्योंकि सही बात है जब उससे कमाई नहीं होगी तो उन्होंने कहा कि हम कैसे अपना पैसा करोड़ों लगाएंगे। लेकिन सर पहले फिल्म जो बना करती थी वो मासेस के लिए बना करती, बिल्कुल, और उसका बजट भी अकॉर्डिंगली होता था और टिकट की प्राइस भी अकॉर्डिंगली होती थी। अब मुझे लगता है कि मासेस के लिए नहीं बन रही है फिल्म। ये अच्छी बात है कि बनना शुरू हुई है। आज नहीं कल नहीं परसों ये पिक करेगी, इंडस्ट्री ऊपर आएगी। लेकिन एक और बहुत बड़ी वजह है हमारे फिल्मों में आजकल बिजनेस कम होने की, कि हमने उस क्लास को बाहर बिठा दिया जो वाकई फिल्मों को हिट और फ्लॉप कराती थी। जो मजदूर तबका, जो काम करने वाला लो बजटेड लोग आके पैसे कमा के दिन में आके थोड़ी देर एंटरटेन होने के लिए एयर कंडीशन में बैठ के फिल्में देखा, अब उनके लिए फिल्म हज़ारों की होगी, वो कहाँ से फिल्म देखेंगे? अब फैमिली के साथ अगर वो फिल्म देखेंगे तो वो दो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैंने बल्कि हुकूमत से रिक्वेस्ट भी की थी कि आप ज़रूर रेट्स बढ़ा के रखें, जो भी करें 8-10 रोज़ जो है इनके लिए भी रखें ताकि ये अपने बजट के अंदर आके भी फिल्म देख सके। लेकिन किसी ने किया नहीं इस पर। ये करना चाहिए क्योंकि असल फिल्म गोवर वो थे जो सारा दिन मेहनत करते थे, रिक्शा चलाते थे या ठेला लगाते थे। बिल्कुल और ऐसे फिल्म को हिट और फ्लॉप वो लोग करवाते। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल ब्लॉगर्स करवाते हैं हिट और फ्लॉप। जी ऐसे ही सोशल मीडिया करवाता है हिट या फ्लॉप। सर टेक्नोलॉजी के आने से क्या फर्क पड़ा है? ठीक है, स्क्रीन तो खूबसूरत हो गई है। नोमान, टेक्नोलॉजी तो अपनी जगह है, लेकिन असल चीज़ तो ये है कि हु इज़ बिहाइंड द टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाला कौन है और किस तरह कर रहा है। इस मतलब है कि बाज़ लोगों को अगर मिल गया तो ये तो नहीं वो टेक्नोलॉजी में बहकर अपनी टेकिंग वेकिंग सब भूल जाए, उसके पीछे पड़ जाए। मतलब ये कि उसको इस्तेमाल सही तौर पे अगर किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज बहुत ज़्यादा सहूलतें पैदा हो गई है। पहले आप फिल्म को शूट करते थे, वो फिल्म लेबॉर्ट्री में जाती थी, डेवलप होती थी, फिर पर्दे पे हम देखते थे कि ये सही है गलत है या क्या है। अब तो आप रिकॉर्ड करते हुए देख रहे हैं, फौरन देख रहे हैं सब। आसानियां आ गई हैं, लेकिन उन आसानियों का फायदा उठाने के लिए पीछे वो ब्रेन भी होना चाहिए ना कि उसको इस्तेमाल सही करें। सो ट्रू, यू आर सो राइट। यानी कि कितनी अजीब सी बात है कि हम साथ साथ देख भी रहे हैं और अपनी गलतियों को दुरुस्त नहीं कर रहे। हाय हाय हाय। सर कोई ऐसी फिल्म थी जिसका बहुत सारा पोर्शन ये महसूस किया गया हो उस वक्त में कि यार ये दोबारा रीशूट कर लेते हैं, ये ठीक नहीं हुआ? ऐसा होता था। बाद दफे कैमरे की तरफ से गड़बड़ हो जाती थी, कैमरे में या लाइट हिट कर गई या कुछ। कभी हमारी तरफ से लगता था कि कमजोर है तो डायरेक्टर कहता था एक सीन फिर से कर ले, तो करते थे। जान करके रीटेक देते थे शरारत में। रीटेक तो हर दौर में होती है। अब बाद दफे ये होता है कि हम खुद भी रिक्वेस्ट करते थे डायरेक्टर से कि नहीं एक टेक और दे। हमें लगता था कि एक हमने नहीं सही किया। और सच्ची बात तो यह है कि मैं आपको सही बता रहा हूँ, इसमें कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं। अब इतना अरसा हो गया मुझे यही काम करते हुए, आप यकीन जाने मैं आज भी अगर सेट पे जाता हूँ तो मुझे लगता है कि पहली बार मैं खड़ा हो रहा। हाय हाय हाय। आपको कामयाबी एतमाद तो दे देती है, लेकिन आप मास्टर नहीं बनते, आप स्टूडेंट ही रहते। आप सीखते हर दिन काम नया। बेहतरीन बात। सर उस जमाने में जब आप काम करते थे और आज जब आप नए लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और स्पेशली जो टेलीविजन के लोग हैं, क्योंकि अब तो टेलीविजन ही फिल्म बना रहा है, तो कैसा महसूस होता है? आपको लगता नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए थे? नहीं, अब
क्योंकि टेलीविजन ही से लोग आ रहे हैं, बल्कि टैलेंट चॉइस नहीं है थ्रू टेलीविजन ही आ रहा है। हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और उनके लिए अब Channelize ना नहीं हमारे है। यहाँ ना एकेडमी है ना कोई और है, तो अब टैलेंट थ्रू टीवी ही आ रहा है। टीवी और फिल्म कहने को तो एक छोटा पर्दा है और एक बड़ा पर्दा है, लेकिन इनके मिजाज में बहुत फ़र्क है। जी, इसीलिए एक बात आप 22 घंटों में कर रहे हैं और एक बात आपको 2.5 घंटों में करनी है। हाँ। उसकी मेकिंग, टेकिंग, मूवमेंट्स, पॉजेस, हर चीज़ में फ़र्क है। तो जब तक ये सारी चीज़ें सही तौर पे नहीं आएंगी, वो फिल्म का वो इम्पैक्ट नहीं बनेगा, वो असर नहीं छोड़ेगी। अभी आप जो काम कर रहे हैं सर फिल्म के हवाले से, आर यू सेटिस्फाइड? टू सर्टेन एक्सटेंट। देखिए, अभी ये है कि मुझे इस बात की खुशी है कि चलिए लोग बना कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं। आज नहीं, कल नहीं, परसों ये भी ट्रेंड होके अच्छी फिल्में बनाएंगे। आने वाली जो यंगर जनरेशन है उनको अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन बिल्कुल कोई ना बनाता तो ये भी बुरा था। प्रदीप बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। माशाल्लाह सर, इतना काम जिंदगी में करने के बाद और इतने अदवार देखने के बाद जो फारिग औकात हैं, क्या करते हैं सर? घर पे बैठते हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपना मन लगाते हैं कि चीज़ों के साथ? मैं क्या है, अब मैं तो सारी ज़िंदगी यही करता रहा हूँ, अभी भी यही कर रहा हूँ। अभी भी मैं सैयद नूर साहब की फिल्म के लिए आया हूँ। ओके। मेरी जन्नत उनकी एक फिल्म। और जब काम नहीं होता तो वो वक्त कैसे गुजरता है? क्योंकि जब इंसान इतना वर्कहॉलिक रहा हो जिंदगी में, द वे यू वर, मतलब फिर नुमान कुछ थोड़ा बहुत कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ लिया, कुछ ये पढ़ लिया, कुछ किताब पढ़ ली, कुछ शायरी का थोड़ा बहुत मुझे लगा। अरे अल्लाह, अच्छा। तो उनको शायरों मुख्तलिफ हमारे माशाल्लाह मुल्क में ऐसे तो किसको शौक से पढ़ते हैं सर? मुख्तलिफ है, जैसे अब अल्लामा साहब से लेके, फैज साहब से लेके, कासमी साहब से लेके। माशाल्लाह। इनफैक्ट मेरा नाम जो नदीम है वो कासमी साहब की वजह से मेरा नाम नदीम हुआ। मेरा असल नाम तो नज़ीर बेग है। जी जी, मुझे मालूम है। और जब मैं फिल्मों में आया तो नज़ीर साहब पहले से फिल्मों में थे, नज़ीर साहब और सोन लता जी। तो लोगों ने कहा कि जी नज़ीर तो है तो ये भी नज़ीर है। तो पहले नाम जो किसी ने सजेस्ट किया वो नदीम, और मुझे खुद नदीम पसंद था नदीम साहब की वजह से, अहम नदीम कासमी साहब की वजह से। ओके। तो मैंने कहा चलिए फिर यही नाम रख देते। अच्छा, तो इस तरह से मैं नज़ीर से नदीम बन गया। अभी आपने कहा कि मुझे शायरी का भी थोड़ा सा शौक है। शायरी का है थोड़ा बहुत, एक आध मैंने भी कहा है। तो दरखास्त करें फिर हम सर, अगर हम सब मिलके दरखास्त करें कोई अपना ताज़ा कलाम। मैंने अपने बारे में कहा, मैं 2 शेर सुना देता हूँ। जी जी। एक तो मैंने अपने लिए कहा कि एक उम्र हो चली है, एक उम्र हो चली है, एक उम्र हो चली है तुम्हें भागते नदीम, तुम्हें भागते नदीम, बैठो जरा सी देर, जरा सांस भी तो लो। अरे वाह वाह, अरे कब तक भागोगे? वाह 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 वाह। बैठो जरा सी देर, जरा सांस। फिर हमारे बारे में लोग कहते हैं ना फिल्मी सितारे। हाँ जी। मेरी समझ में नहीं आता एक्टर को सितारा क्यों बना दिया, बहरहाल फिल्मी सितारे कहते। तो उस पर मैंने एक शेर कहा, मैंने कहा कि मैं ही सहरा में था और मैं ही था बहारों में, मैं चला जाऊंगा ढूंढोगे फिर सितारे। सितारों में। ओए होए होए ओए होए होए होए। सर टेलीविजन भी तो किया आपने, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। मतलब ये कि फिल्म का, मैंने कहा ना, फिल्म का मिजाज और टीवी का मिजाज और, तो उसमें ज़रा अपने आप को ढालना पड़ता है आपको। टीवी में बल्कि मुझे लगा कि आपके पास काफ़ी मार्जिन है करने के लिए, क्योंकि पीरियड ज़्यादा है, आपके पास गुंजाइश बहुत है। फिल्म में गुंजाइश कम होती है, वहाँ आपको सोचना पड़ता है क्या करना है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। रेडियो से भी मुंसलिक रहे? रेडियो पे मैं सिर्फ जब शुरू में मुझे चूँकि शौक़ था गाने वाने का, तो मैं जाके थोड़े बहुत गाने रेडियो पाकिस्तान कराची से गाया करता था। प्रोग्राम होता था शौकिया सिंगर्स का। हाँ। और वहीं सोहेल राणा साहब भी होते थे। अरे अल्लाह, हाँ जी, सोहेल राणा साहब होते थे। ओके। तो वहाँ से शौकिया यूँ ऐसे ही गाते थे। गाना मैंने कोई सीखा तो है नहीं, बस यूँ ही शौक़ था, कुछ अल्लाह ने थोड़ी आवाज़ दी तो बस वो गाते थे। सर की कोई फिल्म याद है? चकोरी, आईना और 90s में एक फिल्म आई थी बुलंदी। बुलंदी, हाँ बुलंदी 90s में। सर इन्होंने भी बताया था कि मैडम नूर जहां के साथ गाया है मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा। मुखड़ा फिल्म का गाना था। चूँकि मुझे जब उर्दू फिल्में बननी कम हुई
और पंजाबी फिल्में शुरू हो गई थी, तो मेरे पास ऑफर्स आई पंजाबी फिल्म में काम करे। तो मैंने सोचा कि यार ये मुझे ऑफर तो कर रहे हैं, कहीं ये ना हो कि मैं सेट पे जाऊं तो कोई गंडासा वगैरह मुझे पकड़ा दे, वो मैं काम कर नहीं सकता। तो मैंने एक अपने दोस्त के साथ मिलके खुद फिल्म बनाई मुखड़ा। That was your production. प्रोड्यूस मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके किया। अच्छा, ओके। और वो बाबरा मेरे साथ हीरोइन थी, और उसमें एक गाना था, म्यूजिक डायरेक्टर हमारे थे, मैं भूल रहा हूँ नाम उनका, बड़े वजाहत अत्रे। वजाहत अत्रे कहने लगे जी मैडम के साथ आपको गाना। मैंने कहा आपका दिमाग ख़राब हो गया, मैं मैडम के साथ खड़ा होकर गा नहीं सकता, पर मेरी तो वैसे ही टांगें काँप जाएंगी। हाँ मैडम जैसी सिंगर, और मैं तो ऐसे शौकिया गाता हूँ भाई। तो कहने नहीं आप गा दे। मैंने कहा अच्छा चलिए आप एक काम करें कि मैडम को आप ट्रैक रिकॉर्ड कर ले, मुझे अलग कर आप रिकॉर्ड कर दे, फिर ऐसा ही हुआ। अच्छा। तो फिर वो गाना, वो मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा, वो मैडम के साथ जो मैंने गाया, वो इत्तेफाक से वो लोगों को पसंद भी आ गया, वो हिट भी हो गया। सुपर हिट, वो सुपर हिट सॉन्ग है, सुपर हिट। बल्कि अभी वो जो हमने मिसेस और मिस्टर शमीम किया ना जी, जी, उसमें जो शुरू होता है वो एक ढोलकी है मेरी छोटी बहन की, उसमें मैं इसी गाने पे वो बज रहा है, उसमें मैं और सबा कमर साहिबा उस पर डांस कर ले जी। हाँ। तो सर उसके बाद मजीद प्रोड्यूस ने की फिल्में या की? और एक पहले की थी जो एहतशाम साहब ने मेरे जो जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, बाद में मेरे फादर इन लॉ जो थे, हाँ, उन मिट्टी के पुतले। जी 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 जी, अच्छा, मिट्टी के पुतले। हाँ, वो मिट्टी के पुतले का सब्जेक्ट ऐसा था कि वो मैंने लेबर और कैपिटलिस्ट प्रॉब्लम पे बनाई थी वो फिल्म। ओ, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा था जलाओ घिराओ फैक्ट्री इसका। लेकिन जब वो फिल्म बन के रिलीज़ हुई, उसके दौरान एहतशाम साहब को हार्ट अटैक हो गया था, तो रुक गई थी। जब वो फिल्म रिलीज़ हुई तो जिस मसले पे हमने बनाया था वो मसला हल हो चुका था। उस फिल्म को ज़्यादातर हम ही ने देखा, लोगों ने नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि उस जमाने में जो फिल्में बनती थी वो मौजूदा हालात को ज़हन में रखते हुए उन सब्जेक्ट्स पे काम भी होता था, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब शायद नहीं होता। नहीं सर, वो काम अब न्यूज़ चैनल्स कर रहे हो। वो अब खैर वो न्यूज़ चैनल्स कर रहे हैं। सामिया जी क्या कहते हैं सितारे? असल में ये बॉर्न इनके अंदर जो एक शौक अल्लाह ने डाल के भेजा, वो सिंगिंग इनका पैशन होना चाहिए। ओके। बाकी माशाल्लाह एक मैं कहूँगी कि एक ऐसा इंसान जिसमें इतनी मुस्तकिल मिजाजी है कि ना वो अपनी चीज़ों को छोड़ सकता है, ना वो अपने रास्ते बदल सकता है, ना वो अपने, इवन मैं कहूँगी दर्जी नहीं बदलते होंगे, बाल कटवाने वाला नहीं बदलते होंगे। अगर इनका रूम एम्बियंस बदल दिया जाए तो बेचैनी सी शुरू हो जाती होगी। वेरी होम लविंग पर्सन। एक इमेजिनेशंस की दुनिया इनकी, चाहे जब ये जॉब करते थे तब भी होती होगी, और उसको आप आज भी इंजॉय करते होंगे। बेहतरीन फादर फिगर, ओवर प्रोटेक्टिव फादर, मैं कहूँगी ममता भी और बपता भी है बच्चों के लिए। अल्लाह अकबर। जो सबसे प्यारी बात है कि सर समझ रहे होंगे कि मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। मैं इस अक्टूबर से शुरू होने वाला टाइम में सर के लिए फिर एक गूंज देख रही हूँ फेम की, जैसे लाइमलाइट में आने की। तो अगर तो कोई प्रोजेक्ट आप इस वक्त कर रहे हैं तो आपको माशाल्लाह चकोरी वाला रिस्पांस मिलेगा उसके भी। सर नदीम साहब को याद नहीं होगा सर, मैं तो आता था, मोइन अख्तर साहब के घर गजल महफिल लगती थी। इनको जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं कहीं इनसे मिला हुआ, वो जब इतने लोगों से मिलना होता है कि वो, मगर मुझे आपको देख के मैं यही सोचा था कि मैंने कहाँ देखा है। तो ये भी बहुत पुराना, ये पहले एंटीना से आया करता था। केबल से आया। सर 13D में मोइन अख्तर साहब की रिहाइश थी, वहाँ आप बैठे थे सर, बेरोज सजवारी साहब, मोइन भाई म्यूजिशियन बैठे होते थे तीन, और मोइन भाई परफॉर्म करते थे जहां सनम, और नदीम साहब के हाथ में माइक। सर लेकिन जो आपने परफॉर्म किया ना, भोला 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 मेरा नाम, हंसना गाना मेरा काम, भोला भोला। वहाँ थारे को एक बात कह दूं सर, वो जो थारी मारी की जो जबान, जो टोने जो आपने दिए, वेरिएशन दिया है, बंजारों वाली जो आप एक्शन करते थे, वो कमाल। मुझे भी अच्छी तरह याद है। मैं आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट फिल्म, जिसमें सरकार हीरो थे और मेरा एक छोटा सा रोल था उसमें। वाकई में? हाँ। उस फिल्म के टिकट तो बहुत आसानी से मिल गए होंगे। वो 2 सर्फ के डब्बे लेते थे ना, तो वो साथ में। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, स्पेशल एपिसोड ऑफ जी सरकार। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। तो सर
नुमान साहब जी। आप ही सवाल कर दीजिए हाँ। कि इतनी बड़ी क्यों ताड़ा पहुंचता नहीं होते दिक्कत? जिनके साथ आपने काम किया, आप किनके साथ बहुत इंजॉय किया, आपकी केमिस्ट्री अच्छी रही, हीरोइन या हीरो जो भी थे? देखिए ना, मेरा करियर जो शुरू हुआ था, जो मेरे साथ वैसे तो एक्टर जो मेरे सीनियर्स थे, मुझसे पहले अली साहब थे, वहीद साहब थे, और दर्पण साहब थे, संतोष साहब थे, मैं तो बहुत बाद में आया हूँ। मेरे बाद शाहिद आए थे। जहाँ तक हीरोइन से, पहली हीरोइन मेरी शबाना थी, चकोरी में और 2-3 फिल्मों में, छोटे साहब इसमें वो शबा। उसके बाद फिर शबनम के साथ मेरी फिल्में ज़्यादा बनी। बहुत आई। उसके बाद बाबरा के साथ मेरी फिल्में आई। वो बड़ा अच्छा जोड़ा था सर। इसमें मुखड़ा में भी बाबरा जी, ही जी। थी मेरे साथ हीरोइन। तो इस तरह केमिस्ट्री तो सबके साथ, आपको अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो, आपको निभाना पड़ता है, क्योंकि आप जब काम कर रहे हैं, आपने कमिट कर लिया अपने आप को। सर एक वजह बताइए, आपका आज तक कोई कभी भी हमने सुना नहीं कोई स्कैंडल। मैंने कोशिश तो बहुत की थी। सर मोइन भाई, माजरत के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मोइन अख्तर साहब आपको छेड़ा करते थे, आपको कहते थे खामोश कारकुन। ये बड़ा अल्लाह का करम है कि ऐसा बना नहीं, के बाद बनी रही। नहीं के निकला, बाद शुक्र है अल्लाह का। बात तब तक ढकी हुई है। वरना हर इंसान में कमजोरियां, खामियां खामियां सब होती में हैं। है। बिल्कुल दोनों। बिल्कुल। इनके अंदर ना जो बेबी है ना इनका, इन्होंने उस बेबी को जिंदा रखा है आज तक जो है। माशाल्लाह। शरारती हैं अंदर से बड़े। आप अभी इनकी वो पहलू नहीं एक्सप्लोर कीजिए। नोटी बच्चा है इनके अंदर एक बड़ा शरारती। आंखों में शरारत है सरकार की। माशाल्लाह। हर एक्टर की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है सर। आपकी कोई रही है inspiration? बिल्कुल रही है। कौन सा? कौन? मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो दिलीप कुमार साहब के साथ थी। अच्छा। उनकी फिल्में बहुत देखते थे बचपन में। हमने सीखा तो था नहीं कहीं से। तो जब मैंने शुरू किया तो उनसे इंस्पायर होकर काम किया। उसके बाद फिर मैंने कोशिश की कि थोड़ा थोड़ा अपना जितना तो वो धीमापन हाँ, किरदारों में। इट टुक टाइम, मुझे वक्त लगा अपने आप को अपना एक बनाने के लिए, लेकिन मेरी इंस्पिरेशन उनकी तरफ से। वाह वाह वाह। क्योंकि मुझे याद है, मैं लंदन में शूटिंग के लिए गया हुआ था, तो हाइट पार्क से मैं गुजर रहा था, तो मैंने देखा एक साहब कोई फुटपाथ पे जा रहे। मैंने गौर से देखा तो दिलीप कुमार साहब जा रहे थे। तो मैं चूंकि उनका फ़ैन भी था, उनसे इंस्पायर होकर मैंने काम किया। अब मैं गाड़ी चला रहा था, तो लंदन में आप फ़ौरन मुड़ भी नहीं सकते थे। अब मुझे बहुत आगे से जाके टर्न मिला, तो मैं वापस गाड़ी को पार्क करके, उस वक्त तक वो मुझे नज़र नहीं आया। मुझे फिर मैंने देखा दूर से वो वॉक करते हुए जा रहे, तो मैं जल्दी जल्दी उनके पास गया। उससे पहले मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी थी एक दफ़े बॉम्बे में। अच्छा। तो मैंने कहा सर अस्सलामुअलैकुम, आप यहाँ कैसे? कहने के भाई मैं आया हूँ, तुम कहाँ? मैंने कहा सर मैंने आपको देखा तो आ गया, अब आप बुरा माने तो मैं आपके साथ चलूँ? तो कहे हाँ 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 क्यों नहीं, आओ तुम चलो। और कैसे हो, ठीक हो? मैंने कहा हाँ अल्लाह का शुक्र है आपके साथ। मैं चलता गया, उन्होंने महसूस किया कि मैं पीछे हूँ, मैं उनके साथ नहीं चल। कहने के भाई तुम सामने आओ ना, तुम यूँ क्यों हो? मैंने कहा सर मैं आपके बराबर नहीं चल सकता, मैं पीछे ही चलूँ। अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्योंकि उनसे इंस्पायर होकर मैंने काम किया था। तो वो बड़े फनकार थे, उनका मकाम उनका और था, हम तो खैर उस मकाम को टच भी नहीं कर सकते। शुक्र है अल्लाह का कि मैं थोड़ा बहुत किया, काम किया, लोगों ने पसंद किया। तो आपकी इतनी आवाज मध्यम है उन्हीं की तरह, तो जब कभी पंजाबी फिल्म में बड़क लगानी पड़ी होगी तब आवाज किस... शुक्र है अल्लाह का, बड़क नहीं लगानी पड़ी मुझे। इसी वजह से तो मैंने मुखड़ा बनाई थी। अच्छा अच्छा। कि पंजाबी धीमे और बड़क एक धीमे लहजे में भी लगाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि आप गला फाड़ के चीखें। बिल्कुल। हाँ, सॉफ्ट फिल्म में भी बनती। सॉफ्ट भी है। कुरैशी साहब जैसे एक पंजाबी का एक सॉफ्ट इमेज भी होना चाहिए, जो कि पहली दफा सरकार ने प्ले किया उसमें। सर बच्चों में से आगे किसी को इसमें आने का शौक नहीं हुआ? किसी को तो नहीं है, दोनों को नहीं है। दोनों को नहीं। एक बड़े को डायरेक्शन का शौक है, हाँ जी, मगर एक्टिंग करनी है। शायद मुझे देख के डर गए वो बच्चे। नहीं, वो घर में एक टफ कंपटीशन हो या एक ऑलरेडी इतना बड़ा आर्टिस्ट घर में रह रहा हो, तो कई दफा ओवरशैडो भी हो जाती है। ये अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कभी उनको ये फील नहीं होने दिया कि मैं कोई बड़ा एक्टर हूँ या बड़ा आर्टिस्ट। हाँ, हाउ इज योर रिलेशनशिप विद द बॉयज सर? बच्चों के साथ कैसी रही? वेरी नाइस, अल्लाह का शुक्र है। मैं फ्रेंडली विद देम। मैं उनको किसी काम से मैं रोकता नहीं हूँ। उनके अपने, मैंने कहा ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा अपना हक है, जिस तरह गुजारना चाहते हो गुजारो। हाँ, अगर कोई लगता है मुझे कि ये नहीं है, सही है, मैं बोल देता हूँ। मानना नहीं मानना फिर उनकी बात है। मैं फोर्स नहीं करता उनको किसी चीज़।
तो कभी भी आपने उनको नहीं, मैंने मजबूर नहीं किया? तो बहुत डायरेक्शन बहुत शुक्र है अल्लाह का कि वो अपने अपने कामों में सही है। सही है। सर कोई डाई हार्ट फैन आपका या आपकी कोई डाई हार्ट फैन? अब भी डेफिनेटली अभी भी होंगी। देखें जिस तरह आप कुछ नहीं बिगड़िया था सर, कोई माशाल्लाह यू आर स्टिल वेरी हैंडसम। सर आपकी फैन जो है वो, हाँ, किस हद तक गई? तो कोई वेरी फैन? ग्रेसफुल सर अब आप। तो जहाँ मैं पहुँच गया हूँ, अब तो मैं सोच रहा हूँ नाम बदल लूँ अपना, नाम नदीम से कदीम कर लूँ तो कदीम पे नहीं सर, आप हमारे लिए कदीम है सर, हमारे लिए कदीम है आप। सर कभी ये आप लोगों की मोहब्बत, लोगों की दुआएं, अल्लाह का करम है। और तो कोई सर अभी भी कोई फैन फॉलोइंग में कोई मिलती है खवातीन तभी मिलती भी है अल्लाह का शुक्र है, और वो लोग कहती हैं कि आपको इन्हीं की इतने मोहब्बत, इन्हीं की दुआएं हैं जो मैं आज यहाँ भी बैठा वाह, हूँ। वाह, माशाल्लाह। अभी भी उसी तरह लोग मुझसे प्यार करते मैं बल्कि मैं सोचता हूँ कि मुझे देख देख के थक नहीं गए लोग, फिर अभी भी ये करम है अल्लाह का। अल्लाह की अता है सर आप पे। सर अल्लाह की अता है बिल्कुल। सर उस जमाने की जो खवातीन जिनके साथ, एक्ट्रेसेस के साथ आप काम करते थे, उनमें शायद इतना वो नखरा और वो चीज़ नहीं था। आज की खवातीन जिनके साथ आप काम करते हैं, हीरोइंस, उनमें एटीट्यूड ज़्यादा है, ये बात दुरुस्त है? नहीं, कोई ऐसा तो नहीं, जब काम आपके सामने तो नहीं करती होंगी? हाँ नहीं, कम से कम मेरे साथ तो कभी ऐसा किसी ने नहीं किया, ना फिल्मों में ना टीवी पे। और बड़े प्यार बड़ी इज्जत के साथ ही काम किया। माहौल का कोई फर्क पड़ा है सर? माहौल का तो नुमान आपको पता है, आपने भी दोनों जगह काम किया है, आप अपने आप को ढालना पड़ता है, ढालना पड़ता है। हर जगह एक माहौल तो नहीं मिलता आपको। आई एग्री सर, आई एग्री। उसमें आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, वो चाहे उसमें आपको तकलीफ भी हो रही हो ना भी हो रही हो, अपने आप को एडजस्ट अगर करना है। और नहीं, अगर आप ढाल सकते नहीं, अपने आप को संभाल सकते तो ना करें, छोड़ दें, कोई और काम करें। सर अगर कोई हल्का सा अगर गुनगुनाने के लिए Please, कहेंगे sir, तो आप please. कोई चीज तो नहीं उठा के मारेंगे हमारे सर पे? मारूंगा तो नहीं, मैं गुनगुनाना शुरू करूंगा तो आप लोग खुद ही चले जाएंगे। अरे हाँ। नहीं सर, नहीं, ये तो खैर सर पॉसिबल नहीं है। मुझसे तो बातें मुश्किल से होती है, तो गाना मैं सर, आप- फिर भी मैं गुनगुना देता हूँ। चलो, वही ओके। अपना पहला गाना जो मैंने गाया अभी था तो तुमको चकोरी याद का, आएंगे। हाँ। जो किसी और के लिए गाया, मुझे पर पिक्चराइज हुआ, वो थोड़ा बहुत मैं गुनगुना देता हूँ। अब मुझसे गाना गाया नहीं जाता, और गाना है बहुत मुश्किल काम, इसीलिए उसको कहते हैं गाना। गाना गाना। अरे ना वाह, गा वाह। बेहतर है, और अरे गा वाह, तो सही वाह। गा और सुर में गा। हाँ। वो हमने ना सुर सीखा है ना किसी से सीखा है, शौक के बारे गाते थे, ऐसे शौकिया गाते। मैं गुनगुना देता हूँ। बिल्कुल, वही बिल्कुल। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है हाँ। ये बहारे ये समा, झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ। बस इसी आहा पे खत्म कर दिया। बहुत सारी तालियां क्या बात। देख साहब के लिए सर। क्या बात। सर थैंक यू वेरी मच सर। Thank you so much.